आप सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को मालूम ही है कि मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया, जो मेरे जीवन का आधार थे, और बड़े ही दुख और पीड़ा में ये समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ भी थोड़ा मेरे लिए जुड़ना जरूरी है। और इसी संदर्भ में मैं एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में बहुत ही भयानक अत्याचार किसानों के ऊपर होता है। और ब्रिटिश शासनकाल में जो ये अत्याचार, ये जुल्म, ये शोषण जो किसानों का हो रहा है, वो यहाँ के स्थानीय जमींदारों के द्वारा किया जाता था, क्योंकि यही जमींदार अंग्रेजों के एजेंट बनकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो आज भी आपको बिहार में देखने को मिलेंगे, जो बड़ी बड़ी मूछें लेकर कहीं कहीं घूमेंगे कि कुल मिला के हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। इन्हीं लोगों ने बड़े पैमाने पर किसानों पर अत्याचार किया था। खैर, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से ब्रिटिश शासनकाल में जब किसानों पर भयानक अत्याचार हो रहा है, तो किसानों पर जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिसके खिलाफ भारत में पहला कृषक विद्रोह, जो संगठित विद्रोह है, वो कहीं ना कहीं नील कृषक विद्रोह है। और ये बंगाल से शुरू होता है 1859-60 में, यानी 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले से कहीं ना कहीं ये नील आंदोलन की शुरुआत होती है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये जो नील कृषकों पर जो एक प्रकार से देखा जाए कि जुल्म हो रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि यूरोप के बाजारों में बड़े पैमाने पर नील की डिमांड हमारी है, यानी हमारे नील की डिमांड है, क्योंकि वहां पर कपड़ा रंगने के काम जो है नील आया करता था। और स्वाभाविक रूप से अंग्रेज लोग चूंकि व्यापारी हैं, तो यहाँ के स्थानीय गुमास्तों से, एजेंटों से या जमींदारों से ये कहा करते थे कि आप यहाँ के किसानों के ऊपर जुल्म करिए जिससे नील पैदा करें। और वो किसान जो अपने खेत पर, जो अपनी उसकी उपजाऊ जमीन है, उस खेत पर वो चावल पैदा करना चाहता है, जिस चावल से वो अपना पेट भर सकता है, लेकिन यहाँ के जमींदारों के द्वारा, यहाँ के लठैतों के द्वारा, यहाँ के नील उत्पादकों के द्वारा इतना जुल्म किया जाता था कि वो मजबूर होकर कहीं की चावल की खेती नहीं करता था और नील पैदा करता था, जो उसके लिए हर तरह से कुल मिला के नुकसानदेह होता था, अलाभकारी होता था। इसी तरह से इन जमींदारों ने, इन नील उत्पादकों ने एक प्रकार से किसानों पर दबाव डालकर एक एग्रीमेंट किया, इकरारनामा, जिसको हम कहीं कहीं ददनी कहते हैं। ये ददनी प्रथा, इस ददनी मतलब एग्रीमेंट में ये लिखा रहता था, किसानों को कहा जाता था कि आप अंगूठा लगाइए। किसान तो पढ़ा लिखा होता नहीं था, तो ये अंगूठा बेचारे लगा देते थे, डर के मारे लगाते थे। मैं अभी कहानी पूरी बताऊंगा। तो ये जो इकरारनामा या ददनी प्रथा शुरू हुई, उसमें क्या होता था कि इसमें लिखा होता था किसान को कि इतनी कीमत पर आपको इतने समय में इतना नील पैदा करके हमको देना होगा, यानी नील उत्पादकों को देना होगा। जो उसमें कीमत लिखी जाती थी वो बाजार मूल्य से इतनी ज्यादा कम होती थी कि हर तरह से किसान कुलमा को उतनी कीमत पर उतना नील पैदा ही नहीं कर सकता था। अब धीरे धीरे ददनी प्रथा के द्वारा किसानों का इतना व्यापक शोषण हो रहा है कि किसान कर्ज में डूब जाता था और उनकी जमीन को कुलमा के जमींदार लोग हथिया लिया करते थे। बाद में तो इतना भयानक अत्याचार किया गया कि अब इकरारनामा भी नहीं लिखा जा रहा है। ये जो नील उत्पादक होते थे, जो ये जमींदार हुआ करते थे, ये अपने लठैतों के माध्यम से जबरदस्ती किसानों से नील की खेती पैदा करने के लिए, नील की फसल पैदा करने के लिए मजबूर किया करते थे। और जब किसान अगर नील की खेती नहीं करता था, नील पैदा नहीं करता था, वो दूसरी फसल पैदा करता था, तो ये जो नील उत्पादक जमींदार होते थे अपने लठैतों के माध्यम से उनकी खड़ी फसल को जला दिया करते थे। उनके किसानों के पशुओं को कुलना के जो बंधे उनके दरवाजे पर होते तो उसको खोल लाया करते थे, उनके मकान को जला दिया करते थे, उनके घर को जला दिया करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी महिलाओं और बेटियों को असम्मानित किया करते थे, अपमानित किया करते थे। इस प्रकार से बड़े पैमाने पर किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा। अब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, दबाव में नील की खेती पैदा करो और जितना पैसा हम देंगे उतना लो, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियों को उठा लाएंगे, तुम्हारी खेती को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे गाय बैल भैंस को उठा ले जाएंगे। और ले जाते थे। किसान विवश था। क्यों? क्योंकि जमींदारों के साथ अंग्रेज मिले हुए थे, पुलिस प्रशासन मिला हुआ था, न्यायपालिका मिली हुई थी। तो ये बड़े पैमाने पर जो जुल्म का कुलना के नेक्सस चल रहा है वो बड़ा भयानक चल रहा था। इसी समय एक घटना होती है और ये किसानों के पक्ष में घटना चली गई। 1859 के अगस्त माह में कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूं कि कलारोवा के एक डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब हुआ करते थे, हेमचंद चंद्रावकर। और एक ऊपर से जब आदेश आता है तो उसको मैं बताना चाहता हूं कि
कलारोवा के बंगाल में ही बात करना था, हेमचंद चंद्रावकर साहब उस आदेश को पढ़ने की भूल कर जाते हैं, थोड़ी सी गलती कर दी पढ़ने में। और हेमचंद चंद्रावकर साहब ने कहीं कि पढ़ने के पश्चात एक आदेश जारी कर दिया, जो अंग्रेजों के कहीं ना कहीं डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया पुलिस के लिए कि जो रैयत यानी जो किसान खेती कर रहे हैं, अगर नील उत्पादकों और जमींदारों के बीच में विवाद किसी बात को होता है नील पैदा करने को लेकर, तो रैयत को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी जो रैयत है, किसान हो, उनकी जमीन कुल मिला के उनके पास रहेगी। पहले हड़प लिया जाता था, और जब इन जजमेंट को इन्होंने पढ़ने में गलती कर दी और गलती से पढ़ने के बाद पुलिस को आदेश दे दिया कि रैयत को किसी भी स्थिति में उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा और किसान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फसल पैदा कर सकता है। यानी नील उत्पादक जमींदार अब उनको नील की खेती करने के लिए विवश नहीं करेंगे। जब इस प्रकार का डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्र चंद्रावकर साहब का आदेश जो है जारी होता है पुलिस के नाम से, तो पूरे बंगाल में यह आदेश आग के समान फैल जाता है और पूरे बंगाल के किसानों ने अब इस इकरारनामा के खिलाफ आवाज उठाई और नील की खेती करने से मना कर दिया। एक छोटे से आदेश को कहीं न कहीं पढ़ने में भूल के कारण इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है जो किसानों के पक्ष में चला गया। इसी समय दो जो है नील कर्मचारी हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये नील उत्पादकों के यहां कर्मचारी हैं। इन्होंने किसानों की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा था, उस जुल्म को देखा था, तो उनके अंदर भी आत्मग्लानि हुई और इस तरह से बंगाल के नादिया जिले में यह आंदोलन, नील की खेती ना करने का आंदोलन, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में शुरू हो जाता है। और यह आंदोलन इतना तेज फैलता है कि इस प्रकार से उसी समय 90 से 92 गांव के लोग एक जगह संगठित हो जाते हैं और उन्होंने शपथ लिया कि हम मृत्यु पर्यंत नील की खेती नहीं करेंगे। इस प्रकार से पूरी तरह से किसान संगठित हो गए, किसान अनुशासित हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने, ईसाई मिशनरियों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर किसानों का साथ दिया। बंगाल के मिशनरियों ने भी कुल मिला के इस आंदोलन को सपोर्ट किया। स्वयं एक बहुत बड़े अधिकारी दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण के द्वारा नीलहों के जो करुणा के अत्याचार थे, किसानों की जो दुर्दशा थी, उसको दिखाने का प्रयास किया। तो दीनबंधु मित्रा ने अपने नाटक नील दर्पण के द्वारा, इसी प्रकार से शिशिर कुमार घोष ने अपने समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से, हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी साहब ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को कहीं न कहीं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और आम जनता तक कहीं न कहीं इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर फैलाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि राम गोपाल घोष ने पूरे कुलना के क्षेत्र में गांव गांव जाकर दौरा करते हैं और लोगों को जगाने का काम करते हैं। मैंने अभी कहा, इस आंदोलन को बढ़ाने में ईसाई मिशनरियों के साथ साथ बंगाल के बुद्धिजीवी अपने समाचार पत्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करके, संगठित करके उनको जगाने का काम करते हैं और इस प्रकार से नील आंदोलन पूरे बंगाल में फैल जाता है। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि 1857 की तुलना में यह आंदोलन संगठित था, यह आंदोलन अनुशासित था और इस तरह से इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा देखने को नहीं मिली, जिसके कारण से ब्रिटिश शासन काल में इस विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। सरकार को झुकना पड़ता है और इस तरह से सिटोन कार की अध्यक्षता में, कहीं सिटनकर भी दिया है, सिटोन कार की अध्यक्षता में एक नील कमीशन का गठन किया गया। और इसी प्रकार से 1860 में जब इस कमीशन की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में पहली बात कही गई है कि अंग्रेज कुलना के जो नील उत्पादक थे, जो जमींदार लोग थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण किया है, किसानों का अत्याचार किया है। उनके घर मकान जमीनों को जला दिया जाता था, उनकी जमीनों को कुल मिला के जब्त कर लिया जाता था। लेकिन सिटोन कार कमीशन में यह बात नहीं कही गई कि इन जमींदारों के लठैतों के द्वारा किसानों की बहन बेटियों को भी अपमानित किया जाता था, असम्मानित किया जाता था, उनको उठा लिया जाता था। इस कमीशन ने रिपोर्ट में नहीं कहा, बाकी सब कहा कि कुल मिला के कहीं के बड़े पैमाने पर किसानों पर जुल्म किया गया। लेकिन यह बात क्यों नहीं कही गई, मैं इसलिए बताना चाहता हूं
कि उस समय के किसानों ने अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए कमीशन के सामने इस बात को नहीं रखा था। उनकी बहन बेटियों के साथ गलत होता था जमींदारों के द्वारा, लठैतों के द्वारा, लेकिन वो डर के मारे, भय के कारण, इज्जत के कारण उन्होंने कमीशन के सामने इस बात को नहीं रखा। सभी बातों को रखा तो कमीशन ने स्वीकार किया, लेकिन इस बात को नहीं रखा, इसलिए कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को नहीं रखा है। आज भी समाज में हमें देखने को मिलता है कि जो बेचारे गरीब गुरबा हैं उनके साथ नाना प्रकार की नाइंसाफी हो जाती है बड़े लोगों के द्वारा, लेकिन बेचारे वो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, किससे कहें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी उस मानसिकता के जमींदार लोग आज भी समाज के अंदर पल रहे हैं, जो कहीं कि गरीब गुरबा की इज्जत को ताड़ ताड़ कर देते हैं और वो बेचारे कुछ नहीं कह पाते हैं। यही चीज हमको यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर सब घटनाओं का उजागर हुआ, लेकिन ये घटना उजागर नहीं होगी क्योंकि कहीं न कहीं किसान इस बात को नहीं कह पाए। अंततः 1860 में कमीशन की रिपोर्ट आई और सिटोनकार कमीशन की जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया किसान को सुरक्षा दिया जाए, किसानों को, और वो स्वेच्छा चाहें तो कहीं की नील की खेती कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नील की खेती अब पैदा नहीं करेंगे, हम नील नहीं पैदा करेंगे। और इस प्रकार से कहीं न कहीं कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात किसान जागरूक हो गया था और 1860 तक पूरे बंगाल के अंदर नील की खेती बंद कर दी जाती है। किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरा का पूरा बंगाल का किसान एकजुट हो गया है, संगठित हो गया है, और जहां संगठित होता है वहां ताकत होती है, और ब्रिटिश सरकार को यहां पर झुकना पड़ा। 1860 में नील कहीं न कहीं बंगाल में पूरी तरह से कुल के पैदा होना बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए। लेकिन उसके पश्चात हम जानते हैं कि बिहार में कुल के बड़े पैमाने पर अब नील पैदा होगी, किसानों पर वहां अत्याचार होगा, और अंततः गांधी जी के नेतृत्व में 1917 का कहीं न कहीं नील आंदोलन होगा, जिसके विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा, जिसे चंपारण आंदोलन भी कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। इसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा। इस नील आंदोलन को लेकर लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा था 1859-60 के आंदोलन को कि 1857 के विद्रोह से मुझे भय नहीं हुआ था, डर नहीं लगा था, लेकिन 1859-60 के नील आंदोलन ने मुझे भयभीत कर दिया और मैं एक सप्ताह तक नहीं सो पाया। इस आंदोलन का कितना बड़ा महत्व है कि स्वयं हिंदुस्तान का वायसराय यह कहता है कि इस आंदोलन से मैं चिंतित था, और इस प्रकार से संगठित आंदोलन के कारण बंगाल के किसानों की दुर्दशा समाप्त होती है। इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आप लोगों को नील आंदोलन समझ में आएगा। आप सभी लोगों को नमस्कार।